नमस्कार, जय हिंद दोस्तों और साथियों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक में। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब है भारतीय राजनीति के कुछ विषय। भारतीय राजनीति के कुछ विषयों के हम सभी चैप्टर्स को लेकर चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक यानी कि भारतीय राजनीति के कुछ विषय का फर्स्ट चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। और इस चैप्टर का ये दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखें, जहां हमने 1947 के विभाजन, भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियों की चर्चा की है। 3 चुनौतियों पर हमने बात की है। बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक और हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे उसी पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियों की चर्चा और व्याख्या करने के बाद अब हमारे सामने इस किताब में, इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय। तो देखिए, भारतीय राजनीति के जब हम प्रारंभिक दौर की बात करते हैं, हमने पढ़ा कि भारतीय राजनीति में प्रारंभिक जो समस्याएं थी, चुनौतियां थी, उनमें से सबसे बड़ी एक चुनौती थी भारत में एकता की स्थापना करना, यानी कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध के रखना। और उसको पढ़ने के बाद हम जब अपने टॉपिक पर आते हैं रजवाड़ों का विलय, तो हम इस रजवाड़ों के विलय के टॉपिक को थोड़ा सा कुछ बिंदुओं में, कुछ पॉइंट्स में बांटकर अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए, यहां सबसे पहली हम बात करते हैं रजवाड़ों के विलय की समस्या की, यानी जो भारत में रजवाड़ों का विलय जो हमारा एक केंद्र बिंदु है इस चैप्टर का, उसमें हम जब समस्या की बात करते हैं, हम जब उस तथ्य की बात करते हैं कि क्यों भारत में रजवाड़ों का विलय एक समस्या नजर आ रहा था और क्यों रजवाड़ों का विलय करना ही आवश्यक था। तो देखिए, सिंपल सी बात थी, 1947 में भारत का विभाजन हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत देश को एक नए राष्ट्र के तौर पर स्थापित होने के लिए बहुत आवश्यक था, ये जरूरी था कि भारत के में जो राजशाही चल रही थी, जो रियासतें थीं, जो रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों का विलय किया जाए। अब लेकिन इन रजवाड़ों का विलय करना इतना सरल, इतना आसान नहीं था। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि 1947 में भारत में 565 रजवाड़ों की संख्या थी। 565 देसी रजवाड़े या देसी रियासतें जिन्हें हम कहते हैं, देसी रजवाड़े या देसी रियासत थी। और हमें जानकर ताज्जुब होगा, हमें जानकर हैरानी होगी कि भारत में इस समय रजवाड़ों या रियासतों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वो भी कई सारी इकाइयों बटे हुए थे। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि उस समय मात्र उड़ीसा प्रांत थी 26 रजवाड़ों में, छत्तीसगढ़ 15 प्रांतों में, सौराष्ट्र यानी जिसे आजकल हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, ये 29 रजवाड़ों में। इस तरह खुद जो ब्रिटिश प्रांत थे वो भी देसी रियासतों, देसी रजवाड़ों में विभाजित थे, बटे पड़े थे। ऐसे में देश में एकीकृत सत्ता स्थापित करना, एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना कि जो शासन व्यवस्था जनहितैषी हो, जन लाभकारी हो, बहुत आवश्यक था, बहुत जरूरी था कि इन रजवाड़ों का विलय किया जाए। लेकिन रजवाड़ों में जब हम समस्या की चर्चा कर रहे हैं, जब हम समस्या की बात कर रहे हैं, समस्या इस बात को लेकर थी कि इन देसी रजवाड़ों के जो शासक थे वो किसी भी कीमत पर इन रजवाड़ों को लोकतांत्रिक भारत में मिलाना नहीं चाह रहे थे। और मिलाना चाहे भी क्यों कोई रजवाड़े का शासक, क्यों कोई रजवाड़े का जो कहते हैं कि राजा या नवाब है, वो अपनी राजशाही को, अपनी राजसत्ता को त्याग कर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र को बनाने में सहयोग करे, ये क्यों हम किसी से उम्मीद करें, अपेक्षा करें। और वो भी जब देश के यही रजवाड़ों के जो शासक थे वो ये स्वप्न देख रहे थे, ये सपने देख रहे थे कि देश की स्वतंत्रता का मतलब ये होगा कि इन रजवाड़ों पर इन शासकों का स्वतंत्र शासन होगा, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप, किसी तरह का कोई इंटरफेयर, किसी गवर्नमेंट, किसी भी निकाय की द्वारा इन रजवाड़ों या उनके शासकों के ऊपर नहीं होगा। जब राजा महाराजा इस तरह के स्वप्न देख रहे हों, ऐसे में इन शासकों से इन रजवाड़ों को लोकतांत्रिक भारत में मिलाने की अपेक्षा करना, उम्मीद करना, ये इस तरह से था कि जैसे शेर के मुंह से निवाला निकालना।
तो यहाँ सबसे बड़ी जो चुनौती थी, जो समस्या थी रजवाड़ों के विलय में, कि रजवाड़ों के शासक ही स्वयं जो है रजवाड़ों में इतनी जो है भाई तन्मयता से, इतनी खुशी से तो शामिल नहीं होने की इच्छा मतलब कर रहे थे, नहीं होना चाह रहे थे। तो समस्या जो है ये कि रजवाड़ों के शासक स्वयं ही देशी रजवाड़ों को, देशी रियासतों को लोकतांत्रिक भारत में मिलाने में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए थे। अब इसमें हम जो दूसरे बिंदु पर बात करते हैं, हम बात करते हैं सरकार के नजरिए पर। जहां एक और सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या ये थी रजवाड़ों के विलय में कि उन रजवाड़ों के शासक ही नहीं चाह रहे थे कि रजवाड़ों का विलय हो। वहीं दूसरी ओर सरकार का नजरिया, सरकार का दृष्टिकोण ये था कि जब तक इन रजवाड़ों का लोकतांत्रिक भारत में विलय ना हो तब तक एक स्वतंत्र राष्ट्र की, एक संगठित राष्ट्र की परिकल्पना करना, उसका स्वप्न देखना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। हालांकि सरकार ने रजवाड़ों का विलय कराने के लिए बहुत ही नरमी भरा रवैया अपनाया, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीका अपनाया, और अधिकांश मामलों में सरकार ने यही कोशिश की कि रजवाड़ों के जो शासक हैं, रजवाड़ों की जो भी नवाब या राजा हैं, वो अपनी इच्छा से, अपनी जो है स्वेच्छा से ही रजवाड़ों का लोकतांत्रिक भारत में विलय कराने के लिए सहमत हों। यहाँ हमें दो बातें और जो ध्यान रखनी है जब हम रजवाड़ों के विलय की बात करते हैं, तो एक और जहां समस्या हमने देखी कि क्या थी, और दूसरा सरकार ने ये नजरिया था, सरकार इसी मतलब बात पर अड़ी हुई थी कि कहीं भी हिंसा का या बल प्रयोग का जो है उपयोग ना करना पड़े, कहीं भी ऐसा ना करना पड़े कि किसी रजवाड़े के शासक को जबरदस्ती या बलपूर्वक लोकतांत्रिक भारत में लाया जाए। प्रयास यही रहा, कोशिश ये रही कि रजवाड़ों की जो शासक हैं वो अपनी इच्छा से मिलाएं, लेकिन दूसरा विकल्प ये भी जरूरी था कि अगर कोई रजवाड़े का शासक अपने रजवाड़े को लोकतांत्रिक भारत में नहीं मिलाना चाहता है तो उसके लिए भी उपाय केवल और केवल बल प्रयोग रहता। इस बात की भी संभावनाएं सरकार ने रखी हुई थी। तो सरकार का नजरिया कुल मिलाकर इस चीज को ये था। यहां हमें दो एक बातें जब हम रजवाड़ों के विलय की बात करते हैं ध्यान रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है कि भारत में रजवाड़ों का विलय कराने में भारत की एक विभूति, भारत के एक व्यक्तित्व जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि जिन्हें हम आमतौर पर सरदार पटेल के नाम से जानते हैं, जो कि स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार में भारत के पहले गृह मंत्री भी बने। कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछ लेते हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन थे, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, इनका जिम्मा था, इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि उन्हें लोकतांत्रिक भारत में रजवाड़ों का विलय कराना है। और वल्लभ भाई पटेल साहब का रवैया रुख कुछ इस तरह का था कि ये एक हाथ में टॉफी और एक हाथ में लाठी लेकर चला करते थे। यानी कि अगर हम सरल शब्दों में बात करें कि इनका जो तरीका था रजवाड़ों का विलय कराने का लोकतांत्रिक भारत में, साम दाम दंड भेद, यानी कि कोई भी नवाब या राजा जो रजवाड़े के शासक हैं वो जिस तरह से माने, उन्हें इस तरह से लोकतांत्रिक भारत में विलय कराने के लिए राजी किया जाए। कुछ इस तरह का जो दृष्टिकोण है, जो इस तरह का जो एक विजन है, वो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने साथ लेकर चल रहे थे। एक और चीज जो वल्लभ भाई पटेल साहब के बारे में जो हमें जाननी है वो ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे और इनका योगदान लोकतांत्रिक भारत में रजवाड़ों का विलय कराने में सबसे महत्वपूर्ण रहा। इनका लोकतांत्रिक भारत को जोड़ने में, संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। एक जो चीज यहां हमें बात करनी है। दूसरी एक चीज जो महत्वपूर्ण है, हम जब रजवाड़ों के विलय की बात कर रहे हैं तो देखिए रजवाड़ों के विलय का तरीका यह था कि जब भी किसी रजवाड़े का, किसी रियासत का लोकतांत्रिक भारत में विलय कराया जाएगा तो उसके लिए रजवाड़े के शासक को, नवाब या राजा जो भी हैं, उन्हें एक सहमति पत्र पर, एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। और इसे हम ये जो है विलय पत्र कह दें या सहमति पत्र कह दें, आम भाषा में कहें तो एक एग्रीमेंट पेपर था, जिस एग्रीमेंट पेपर पर यह लिखा गया था कि भाई रजवाड़े का राजा अपनी इच्छा से रजवाड़े को अपने लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बनाना चाहता है। तो आपसे परीक्षाओं में इस विलय पत्र का, इस सहमति पत्र का नाम पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसका नाम दोस्तों, इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे हम आम भाषा में या हिंदी भाषा में कहें तो कहेंगे जोड़ने का यंत्र। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस विलय पत्र का नाम था, उस सहमति पत्र का नाम था जिस पर साइन करने के बाद ही किसी रजवाड़े को लोकतांत्रिक भारत का अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा माना जाता था। तो देखिए, जब हम रजवाड़ों के विलय में बात कर रहे हैं, समस्याओं की और सरकार के नजरियों की, तो यहाँ जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, हमारा तीसरा बिंदु आता है, वो है, देखिए अब उसे हम देखिए पहले देखें कि हमारे भारत में अगर हम पाते हैं तो 4 रजवाड़े ऐसे मिलेंगे, जब हम सरकार के नजरिए की बात कर रहे हैं, कि जिनका लोकतांत्रिक भारत में विलय या तो बलपूर्वक कराया गया, या फिर ये कहें कि जिन रजवाड़ों का विलय कराने में थोड़ी सी कठिनाइयां, थोड़ी सी दिक्कतें आई, वो रजवाड़े कौन कौन से हैं। तो मैं इसे छात्रों को इस तरह याद कराता हूं कि हम भारत की 4 दिशाओं में 4 रजवाड़ों को बात कर लें। तो देखिए, उत्तर की तरफ हम देखते हैं तो उत्तर में जम्मू कश्मीर जो है रजवाड़ा, जम्मू कश्मीर एक रजवाड़ा, एक रियासत है जिसका विलय कराने में बड़ी कठिनाइयां आई। हालांकि यहां इस चैप्टर में हम जम्मू कश्मीर का जो है विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं। हमारे 8वें चैप्टर में आकर जब हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं पढ़ेंगे तो वहां जम्मू कश्मीर का जिक्र है। दूसरा, तो जम्मू कश्मीर उत्तर में, जैसे मैंने कहा कि 4 दिशाओं के नाम से बच्चे याद करें 4 रजवाड़ों को, तो जम्मू कश्मीर। दक्षिण में चले जाएं तो हम पाएंगे हैदराबाद को, हैदराबाद का विलय कराने में कठिनाई आई। तीसरा हम देखें अगर दिशावार, तो पूर्व की ओर का जो रजवाड़ा जिसका विलय कराने में दिक्कत आई वो है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। पूर्व की दिशा में मणिपुर, और चौथा पश्चिम में जूनागढ़। बाकी रजवाड़ों को तो मेरा ख्याल है कि बच्चे पहचान पाएंगे अगर मानचित्र में भी सवाल पूछा जाता है इन रजवाड़ों को लेकर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर भारत के बिल्कुल उत्तरतम जो है राज्य में जम्मू कश्मीर रजवाड़ा था। हैदराबाद की बात करें तो आजकल तेलंगाना राज्य में जो है हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की। मणिपुर पूर्वोत्तर का राज्य है, जो बच्चे देख पाएंगे मानचित्र में। और जूनागढ़ जो कि आजकल गुजरात में पड़ता है, गुजरात में हम जूनागढ़ को दर्शाएंगे। मानचित्र के लिहाज से भी जो है 4 रजवाड़े कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां देखिए, हम जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि इन रजवाड़ों का विलय कराने में भारत में अधिक कठिनाई आई, और यहां इस चैप्टर में हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे हैदराबाद और मणिपुर के विलय की। तो देखिए, हैदराबाद के अगर विलय की हम चर्चा करते हैं, हैदराबाद के विलय की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हुआ क्या कि 1947 में 1947 में अगस्त में भारत को स्वतंत्रता मिली, और अगस्त के लगभग आसपास ही भारत सरकार और हैदराबाद के शासक निजाम, हैदराबाद में उस समय शासकों को निजाम कहा जाता था, पद का नाम निजाम है। तो हैदराबाद के शासक निजाम, जो कि वहां के हैदराबाद के शासक हुआ करते थे, और जिनकी ख्याति, जिनकी जो प्रसिद्धि थी, वो विश्व के सबसे अमीर लोगों के में जिन्हें गिनाया जाता था निजाम को। तो हैदराबाद के शासक निजाम ने भारत सरकार से 1947 में ही ये संधि कर ली थी, ये समझौता कर लिया था कि हैदराबाद को लोकतांत्रिक भारत से अलग एक प्रांत के रूप में रखा जाएगा। भारत सरकार और निजाम के बीच में सहमति हुई सितंबर 1947 में। ये सितंबर 1947 की बात है, 1947 की बात है। 47 में ये संधि हुई, और संधि के द्वारा जो है भारत सरकार ने भी इसको हैदराबाद को अलग रहने की अनुमति दे दी। लेकिन हैदराबाद और भारत सरकार के बीच इस समझौते को हैदराबाद की आम जनता ने, हैदराबाद की आम पब्लिक ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारत में शामिल होने को जो है की इच्छा जाहिर की, जिसको लेकर हैदराबाद में जो है हिंसक गतिविधियां भी हुई, आंदोलन भी हुए। हुआ ये कि जब भारत सरकार और हैदराबाद के जो शासक थे निजाम, उनके बीच में समझौता हुआ, इस समझौते का विरोध करने के लिए वहां की आम जनता, वहां के जो आमजन थे, वो सड़कों पर उतर आए, और इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए हैदराबाद के शासक निजाम ने बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाया। इसके साथ हुआ ये कि भारत सरकार को जब इस बात की सूचनाएं मिली कि हैदराबाद में, अच्छा यहां एक शब्द और आता है रजाकार। रजाकार
हैदराबाद की जो शासक थे निजाम की सेना के सबसे क्रूर सैनिकों को कहा जाता था कि जो अपनी हिंसा के लिए, अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते थे। जब आम जनता ने विरोध किया, लोकतांत्रिक भारत में मिलने की इच्छा जाहिर की, तो निजाम ने उस आंदोलन को दबाने के लिए अपनी सेनाओं का इस्तेमाल किया और रजाकारों का इस्तेमाल किया। अंततः हुआ ये कि रजाकारों के बलबूते पर हिंसा हुई, व्यापक हिंसा हुई हैदराबाद में। और हैदराबाद में नवंबर 1947 में 1947 के ही नवंबर में आकर यह हुआ कि भारत सरकार को हैदराबाद की आम जनता पर निजाम की सेनाओं द्वारा होने वाले अत्याचार का विरोध करते हुए भारतीय सेना को कार्रवाई करनी पड़ी। और नवंबर 1947 में 1947 में सेना के बलबूते पर, सेना की बदौलत हैदराबाद को लोकतांत्रिक भारत में मिला दिया गया और हैदराबाद के शासक निजाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर साइन किए और हैदराबाद लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा, लोकतांत्रिक भारत का अंग बन गया। यहाँ जो मुख्य तारीखें हमें जो याद करनी है हैदराबाद के मामले में, सितंबर 1947 जब भारत सरकार और हैदराबाद के बीच में समझौता हुआ, और नवंबर 1947 के जब भारत सरकार के जो है हस्तक्षेप के बाद, या ये कहें कि भारतीय सेना के हस्तक्षेप के बाद हैदराबाद को लोकतांत्रिक भारत का एक अभिन्न अंग, एक अभिन्न हिस्सा बना लिया गया। इसके साथ ही देखिए हम बात करें, क्योंकि हम, जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ दो रजवाड़ों की, दो रियासतों की बात करने जा रहे हैं। दूसरी हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में। भारत के पूर्वोत्तर का एक राज्य मणिपुर। और देखिए पूर्वोत्तर के बारे में जब हम जितना विस्तार से पढ़ेंगे हम पाएंगे कि मणिपुर और सहित जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इन राज्यों में अधिकांशतः ये मत रहा, ये विचार रहा कि क्योंकि पूर्वोत्तर का अधिकांश भाग कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन था ही नहीं, इसीलिए ये लोग कभी अपने आप को भारत के साथ ब्रिटिशों का गुलाम मानते ही नहीं थे। और ब्रिटिशों के गुलाम ना बनने की वजह से ये लोग अपने आप को भारत के साथ स्वतंत्र होना भी स्वीकार नहीं करते थे। यह विवादास्पद मुद्दा बहुत लंबे समय तक जो है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर राज्यों में रहा है। तो देखिए मणिपुर की कहानी कुछ इस तरह की है। मणिपुर का कैसा कुछ इस तरह का है कि देखिए मणिपुर जो रियासत थी, मणिपुर जो रजवाड़ा था, मणिपुर रियासत, मणिपुर रजवाड़े में हुआ ये कि मणिपुर के जो शासक थे उन्होंने, जिनका नाम है बोधचंद सिंह, मणिपुर के शासक राजा बोधचंद सिंह जी ने 1947 में भारत सरकार से कुछ इसी तरह का समझौता किया जिस तरह का समझौता हैदराबाद के शासक निजाम के साथ भारत सरकार का हुआ था। बोधचंद सिंह जो है उन्होंने भारत सरकार से संधि की, एक समझौता किया, और संधि के बाद इस संधि में शामिल था, इस समझौते में शामिल था कि मणिपुर के भाग्य का निर्धारण, मणिपुर के भाग्य का जो फैसला है वो मणिपुर में जनमत संग्रह के द्वारा करा लिया जाएगा। अगर हम हैदराबाद के अनुभवों को देखें तो वहां जनता की राय नहीं ली गई, नतीजा के बाद में असंतोष पनपा, असंतोष की जो स्थितियां बनी हैदराबाद में, उसके बाद में बलपूर्वक हैदराबाद को मिलाया गया। इस चीज से बचने के लिए मणिपुर में हुआ ये कि 1947 में जब बोधचंद सिंह ने भारत से अलग रहने की इच्छा जाहिर की, तो भारत सरकार ने बोधचंद सिंह से एक संधि की, एक समझौता किया कि मणिपुर जो है वो अलग तो रह सकता है, लेकिन इसके लिए 1948 में मणिपुर में जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनमत संग्रह का जो अर्थ होता है, जनमत संग्रह का मायने होते हैं कि जनता से राय ली जाएगी कि मणिपुर को लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बनाया जाए या फिर उसे अलग रखा जाए। जैसा कि तय हुआ संधि के द्वारा, समझौते के बपौत, वैसा ही हुआ। 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए गए और एक सवाल यहां से बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार एक सवाल जो बनता है कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार चुनाव कराए गए। तो देखिए हालांकि भारत में आम चुनाव और जो विधायी चुनाव है वो बाद में आकर
1951-52 में हुए। लेकिन यहाँ एक बात जो मणिपुर के साथ जुड़ जाती है कि मणिपुर में जनमत संग्रह कराने के लिए 1948 में 1948 में जनमत संग्रह के नाम पर ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनाव करा लिए गए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो बच्चे 11th पढ़कर आए हैं, हमने वहां एक बड़ा टॉपिक पढ़ा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि हर एक वयस्क को एक समान मताधिकार प्राप्त होना। और भारत में वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 18 वर्ष है। तो हालांकि पहले जो चुनावों में वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, बाद में इसको बदला गया। लेकिन हम ये बात करते हैं कि मणिपुर के भाग्य का निर्धारण करने के लिए 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनाव हो गए थे। इस तरह मणिपुर भारत का पहला राज्य बन गया जिस राज्य में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनाव कराए गए। मणिपुर में बेटा चुनाव हुए और चुनावों का निर्णय कुछ इस तरह रहा कि भाई मणिपुर की आम जनता ने, मणिपुर के आम लोगों ने संवैधानिक राजतंत्र को वहां के शासन के लिए चुना। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ होगा संवैधानिक राजतंत्र का अभिप्राय अर्थ कुछ इस तरह का हो जाएगा कि मणिपुर की आम जनता ने यह तय किया कि वहां राजतंत्र तो रहे, लेकिन जो राजतंत्र है वो संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुरूप, संवैधानिक जो पद्धतियां हैं उनके अनुरूप चले। यानी कि वहां की आम जनता ने राजतंत्र और लोकतंत्र का एक मिला जुला सा स्वरूप जो है उसे मणिपुर के लिए चुना 1948 में। हालांकि बाद में मणिपुर कांग्रेस ने मणिपुर के शासक जो है जो के शासक थे राजा बोध चंद्र सिंह पर दबाव डालकर बाद में मणिपुर को लोकतांत्रिक भारत में मिलाने के संधि सहमति पत्र पर यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर साइन कराकर मणिपुर को लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बना दिया। लेकिन 1948 में मणिपुर की आम जनता ने संवैधानिक राजतंत्र को अपनी जो है शासन की विधि के तौर पर चुना था। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं रजवाड़ों का विलय, रजवाड़ों का जो है किस तरह से रजवाड़े विलय हुए, इसमें हम 4 बिंदुओं पर बात करके इस पूरे टॉपिक पर जो है चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम क्योंकि चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कि 3 पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ हमारा एक टॉपिक जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं आपकी बुक में आप देखेंगे तो एक छोटा सा टॉपिक बचता है, उसे हम यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। हालांकि हमने पहले पार्ट में भारत की जो है विभाजन के बारे में, भारत की स्वतंत्रता के बारे में और राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियों के बारे में बात कर ली थी। वहां एक कॉलम में हमारे पास एक टॉपिक जो है छूटता है, वो है गांधी जी की शहादत। गांधी जी की शहादत। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब की एक धुरी के तौर पर हम महात्मा गांधी जी को देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी को देखते हैं। और मोहनदास करमचंद गांधी जी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे अग्रिम भूमिका निभाई, इनके लिए जो कॉलम हमारे बुक में दे रखा है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे कहते हैं कि प्रमुख अभिनेता, कह सकते हैं कि प्रमुख जो है राजनेता, जिनके इर्द गिर्द पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की धुरी घूमती है, जो केंद्र में रहे हैं पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो 1947 की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां देखिए 1947 में जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, पूरे देश में आजादी की खुशियां मनाई जा रही थी, उस समय महात्मा गांधी जी दंगे प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों से दंगे शांत करने की अपील कर रहे थे, लोगों से अनुरोध निवेदन कर रहे थे कि लोग दंगे छोड़कर, हिंसा छोड़कर जो है आपसी सौहार्द, आपसी जो भाईचारा है उस पर जो है आ जाएं। और लगभग महात्मा गांधी जी का जो पूरा जीवन चक्र है वो अहिंसा और सत्य की मांग पर ही केंद्रित रहा है। फिर भी इसके बाद जो है 1947 का दौर बीता, देश भर में दंगे चल रहे थे और महात्मा गांधी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जो है लोगों से दंगों को जो है त्यागने की, दंगों को छोड़ने की अपील कर रहे थे। ये वो दौर था। इस सब के बीच कई कारणों से महात्मा गांधी जी के जो बहुत सारे कटु कह सकते हैं शत्रु भी हो गए थे, उनके जान के दुश्मन भी हो गए थे। और विवादास्पद एक कारणों से ही 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा
दिल्ली की एक शांति सभा में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई और जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में जैसे एक उदासी पसर गई हो, पूरे देश में दंगों पर, पूरे देश की हिंसा पर एकाएक जो है विराम लग गया हो, एकाएक जो है जैसे ठहराव आ गया हो। इस तरह का जो वर्णन है वो तत्कालीन लेखक और कुछ जो साहित्यकार हैं वो देते हैं। तो यहाँ गांधी जी की साथ वाला एक टॉपिक भी जो हमारे साथ जुड़ता है वहां हमें उसका भी ध्यान रखना है। 1948 23 जनवरी को गांधी जी की दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे जो है एक त्रासदी के तौर पर या भारतीय राजनीति के लिए बड़ी एक हानि के तौर पर देखा जाता है। तो यहाँ आज के इस टॉपिक में हम बात कर रहे थे रजवाड़ों का विलय, और इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा पार्ट और हम बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर का कंक्लूजन या कहें कि राज्यों का पुनर्गठन, उस टॉपिक को लेकर बहुत छोटे छोटे हिस्सों में हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हमने इस छोटी सी वीडियो में जो चर्चा की है, जो बात की है इस चैप्टर के दूसरे पार्ट के रूप में, उसके बाद दो एक सवाल लिए चलते हैं। कुछ सवाल जो हमने आज की इस वीडियो में चर्चा की है, कुछ सवाल जो आपको होमवर्क के तौर पर, होम टास्क के तौर पर जो है करना है। उसमें एक सवाल जो पहला है कि भारत के रजवाड़ों का विलय कराने के लिए जिस सहमति पत्र, जिस विलय पत्र का इस्तेमाल किया जाता था, वो सहमति पत्र, वो विलय पत्र किस नाम से जाना जाता था, उसका नाम क्या था, वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा सवाल आपको ये बताना है कि देखिए बहुत मैं एक बार देखता हूं कि बच्चों को बहुत पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ। सबको पता है, आप भी जानते होंगे कि 2 अक्टूबर। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताएं कि महात्मा गांधी की हत्या तो 23 जनवरी 1948 को हुई थी। इसी तरह तारीख, महीना और वर्ष आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था। यह आपका आज का दूसरा सवाल है। यानी कि पहला सवाल विलय कराने के लिए जिस सहमति पत्र का साइन कर मतलब जो है इस्तेमाल किया जाता था, उस विलय पत्र का, उस सहमति पत्र का नाम क्या है, सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, आपको तारीख, महीना और साल बताना है। आज इन 2 सवालों के साथ छोड़े चलते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के बाद अगला एक तीसरा पार्ट होगा और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हल्की फुल्की चर्चा के साथ हम अपना जो सिलेबस है, अपनी जो 12th की चीजें हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों की वार्षिक परीक्षाओं के लिए। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।